एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जोसन डायनेस्टी के इंट्रोडक्शन से, यानी ऐसी डायनेस्टी जो पिछले लगभग 600 सालों से रूल करती आ रही है और प्रेजेंट टाइम में भले ही उनका अंदाज बदल चुका हो, लेकिन आज भी उनका स्टेटस कोरिया में सबसे ऊपर माना जाता है। इस डायनेस्टी से रिलेटेड एक स्कूल भी बनाया गया है जो ओरिजिनली सिर्फ नोबल फैमिली के स्टूडेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे सभी टॉप परफॉर्मेंस स्टूडेंट के लिए ओपन कर दिया गया। आज यहाँ रिजल्ट अनाउंस होता और सभी स्टूडेंट अपना अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे, तभी एक नोबल फैमिली का स्टूडेंट गुस्से में आ गया क्योंकि फर्स्ट रैंक पर उसका नहीं बल्कि एक लड़की वीजू का नाम था, जिसकी वजह से वो सेकंड आया। और फिर अब हमें वीजू दिखाई गई जो कि हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है, जो कि कोरिया की सेकंड सबसे बिजनेसमैन की दूसरी बेटी, और उसे सब लोग ब्यूटीफुल विथ ब्रेन कहते हैं। वीजू हमेशा फर्स्ट आती है और इसी वजह से नोबल फैमिली इसके बच्चे उससे काफी जलते हैं, लेकिन वीजू किसी से भी कम नहीं, यानी जो भी कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो उसे अच्छे से जवाब देना जानती है। वैसे तो वीजू काफी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन रॉयल स्टेटस से बिलोंग नहीं करती, जिस वजह से उसे हमेशा बायनेस फेस करनी पड़ती है। यानी जब भी वो फर्स्ट आती है, स्कूल के प्रिंसिपल उसे ये समझाने लगते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं है, वरना नोबल फैमिली के स्टूडेंट यहाँ पर आना बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल अक्सर किसी न किसी बहाने से वीजू की इंसल्ट भी करने की कोशिश करते रहते थे, जैसे कि वो नाजायज है, जिस वजह से वीजू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती थी, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखती थी। पहले ये पास्ट की स्टोरी थी, अब हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाया गया जहाँ वीजू अपनी कंपनी के स्टूडेंट ग्रुप की मीटिंग कर रही थी। वो बताती है कि इस बार सेल काफी गिरी है। मैनेजर कहता है कि अभी भी उनकी कंपनी इस कंट्री में टॉप पर आती है, लेकिन वीजू के ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आए क्योंकि उसका मेन पॉइंट ये है कि कंपनी लॉस में नहीं जानी चाहिए। वो तुरंत मार्केट की पूरी डिटेल निकालने को कहती है ताकि पता चल सके कि क्या गलत हो रहा है। फिर मीडिया मैनेजर को ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ डर्टी ट्रिक्स सजेस्ट करती है और फाइनेंस मैनेजर को शेयर 50% कम करने के लिए कहती है। सभी बुरी तरह शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इससे तो बहुत लॉस होगा, लेकिन हुई जो हंसते हुए कहने लगती है तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हारे पैसे लॉस में जा रहे हो। तब सभी लोग हंसने लगे, पर अचानक हुई जो सीरियस हो गई, तब वो सब भी डर जाते हैं। तभी उसकी पीए आकर बताती है कि मीटिंग खत्म करो, हमें मेजेस्टी के बर्थडे पार्टी में जाना है, ना ट्रैफिक हो जाएगा। वो जो इरिटेट होकर कहने लगी मेजेस्टी को क्या आज ही पैदा होना था। फिर अचानक उसे एक आइडिया आया और वो मीडिया मैनेजर से कहने लगी कि आज मैं तुम्हें एक बड़ी न्यूज दूंगी, इसलिए तुम रेडी रहना। फिर वे ये न्यूज डलवाती है कि ईस्टर्न ग्रुप की सक्सेस के मेजेस्टी के बर्थडे पार्टी में इनवाइट कराया गया। रास्ते में उसके पीए पूछने लगी क्या तुम सच में सक्सेसर बन चुकी हो, क्योंकि अभी तक तुम्हारे फादर ने तो ऐसा कुछ अनाउंस नहीं करा है। तब यूजू कहती है नहीं, पर न्यूज स्पेसी होनी चाहिए ना, इसमें मैंने ऐसा कहा। फिर नेक्स्ट सीन में हम ड्रामा के मेन लीड यानी कि येवान को देखते हैं, जो कि रॉयल फैमिली का ग्रैंड प्रिंस है। येवान शिकार करके आया, वापस आया था, इसलिए वो शावर ले रहा था। रूम के बाहर मेट्स ने उसे बुलाने की कोशिश करी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर युवान का खास आदमी यानी युआन अंदर आने की परमिशन मांगता है, तो उसे अंदर बुला लेता है। युआन अंदर आकर देखता है कि युवान राइफल को देख रहा है जिससे उसने अभी शिकार करा था। युआन पूछता है कि आपने मेजेस्टी के लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हो। तब वो कहता है कि उनके पास ऑलरेडी सब चीजें हैं, पर फिर भी उन्हें कुछ चाहिए हो तो तुम लाकर गिफ्ट कर देना। फिर राइफल को यून की तरफ घुमा देता है, जिससे कि यून काफी ज्यादा डर गया। फिर येवान ने बोला कि मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है, और रूम में जाने लगा। तब यून कहता है कि आपको आज शिकार पर जाना ही नहीं चाहिए था, जब पता था कि आज मेजेस्टी का बर्थडे है, इसलिए आप प्लीज जल्दी तैयार हो जाइए। लेकिन येवान उसे इग्नोर करता है और अपने रूम में चला जाता है। पहला रात में दिखाया गया कि बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है, तो एक एक करके लोग आने भी लगे थे। फिर तभी एक दमदार स्टाइल के साथ एंट्री हुई जो एक रेड ड्रेस में और रेड कार में आई थी, जिसे देखकर पूरी मीडिया पागल हो गई और उसी की बात करने लगते हैं कि वी जो कितनी ज्यादा बोल्ड है और वो रॉयल फैमिली की पार्टी में रेड पहन कर आई है, जबकि ऐसा करना मना है। फिर सब उसकी नॉन स्टॉप फोटो भी क्लिक करने लगे एंड वो इंटेंसली भी फोटो क्लिक करवा रही थी। फिर जाते टाइम वीजू ने मीडिया को एक लास्ट वेक लुक दिया, उसी लुक को वीजू की कंपनी की टीम ने वायरल कर दिया कि वीजू ने किस किस किरण के क्या क्या न्यू चीज पहन रखी एंड हेडलाइन थी कि मिस वीजू ने रेड ड्रेसेस सारी स्पॉटलाइट छीन ली। फिर ऑडियंस ड्रेस को देखकर उससे ऑर्डर भी करने लग जाती है।
फिर हुई जो पार्टी में अपने ड्रिंक एंजॉय कर रही थी कि तभी उसने कुछ लड़कियों की बातें सुनी। एक्चुअली विजू बड़े ही एक रिच बिजनेसमैन की बेटी है, लेकिन वो नाजायज है, जिसको 10 साल तक एक मेड ने दुनिया से छिपाकर पाला था। इसी वजह से अभी भी लोग उसे नाजायज कहकर इंसल्ट करते हैं, जो बात विजू को कब बिल्कुल पसंद नहीं है। यह लड़कियां भी यही से बातें कर रही थी, इसीलिए विजू अपनी ड्रिंक खत्म करके ग्लास तोड़ देती है और लड़कियों की तरफ देखकर उन्हें चेयर करने लगती है। लड़कियां डर गई कि ये तो पागल लग रही है, इसलिए तभी वहां से भाग गई कि तभी विजू का बड़ा भाई वहां आया और उसे कंपनी लॉस के लिए चिढ़ाने लगा। तभी उन दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। तभी एक औरत आकर सभी मेजेस्टिक के बर्थडे के लिए मेन हॉल में चलने को बोलते, तब सब चले गए। हुई जो अपने भाई के साथ पीछे वाले रूम में बैठी थी और हमने देखा कि मेजेस्टी एक 8 साल का बच्चा है जिसने अपनी कैप तक गिरा दी थी। तब मैड ने उसकी कैप को ठीक से करके पहनाया। फिर काफी टाइम हो गया था लेकिन पार्टी शुरू नहीं हो रही थी, इसलिए विजू का भाई पूछता है कि भला अब किसका वेट हो रहा है। तो वो कहती है कि ग्रैंड प्रिंस इवान का, जो अभी तक आया नहीं है। फिर तभी प्रिंस इवान की एंट्री हुई तो सभी खड़े हो गए, लेकिन वो शिकार वाले कपड़ों में ही आ गया था, जो देखकर सब हैरान होने लग जाते हैं। एंड क्यों नाराज हो गई, इवान को सुनाने लगी कि तुम इतनी लेट आए हो फिर भी कपड़े बदल कर नहीं आए। तब वो बोलता है कि आप मुझे बाद में सुना लेना, अभी मैं बैठ जाता हूँ ताकि बाकी सब लोग बैठ सके। तब वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन मेजेस्टी अपने अंकल को देखकर बहुत खुश था। तब मेजेस्टी से एक पेपर पर 3 विशेष को लिखवाया गया, तो उसने लिखा कि मेरी मॉम और अंकल की हेल्थ अच्छी रहे और सभी खुश रहे। तो फिर युवान ने जाकर फायरवर्क्स शुरू करवा दिए, जो देखकर सब काफी ज्यादा खुश हो रहे थे एंड पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रहा था। फिर जब सब वापस नीचे चले गए तो तब रॉयल फैमिली का पीए, जिसका नाम है जुआंगू, जो विजू से आकर मिला। ये दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए बातें करने लगे और जुआंगू को रॉयल कपड़ों में देखकर वो विजू उसे चिढ़ाने लगी। तो वो हंसते हुए कहता है कि रॉयल पार्टीज में यही होता है। और फिर उसने कहा कि सिर्फ तुम ही जो रेड पहनकर आई हो। तो वो कहती है तो मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं करा है, मैं बस थोड़ी अटेंशन लेना चाहती थी। तो थोड़ी हंसी मजाक के बाद जोंगू को योन बुलाकर अपने साथ ले जाता है। तब वो जब जोंगू युवान से बात करने गया तो वो कहता है कि लगता है आपने तो काफी अटेंशन ले रखी थी, मगर आधी आपके पास थी आधी मेरे पास। तब वो हंसने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। युवान जोंगू से शादी करने को कहता है। तब वो कहता है कि आप चाहते हो मैं शादी कर लूं ताकि फिर सारी अटेंशन आपको मिलने लगे। तो वो कहता है कि इसका उल्टा होने वाला है, क्योंकि ट्रेन मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है और शायद जल्दी मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं चला जाऊंगा और रॉयल फैमिली की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मेजेस्टी तो अभी काफी छोटे हैं। ये सुनकर जोंगू परेशान होने लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब येवन कहता है कि फिर आप इसे रुकवा दीजिए, क्योंकि रॉयल फैमिली के एक्ट में कोई तो ऐसा वक्त होगा। जब वो सोच में पड़ गया और येवन यहाँ से चला गया, तो वहीं विजय के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जो नेटवर्क ढूंढ रहे थे और परेशान हो रही थी। इसी बीच येवन भी वहाँ आ गया और दोनों इतने टाइम के बाद आज एक दूसरे से मिल रहे थे। येवन पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो घबरा गई और कहने लगी कि मुझे माफ कीजिए, मुझे इस एरिया में नहीं आना चाहिए था। येवन उसको नाम पूछता तो वो कहती है मेरा नाम हुई जू है, लेकिन मैं पैलेस स्टाफ नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तो तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ नॉर्मल लोगों का आना मना है। तो वो वापस माफी मांगने लगती है। येवन स्माइल करते हुए कहता है कि मैं 3 तक काउंट करूंगा, उससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अपने स्कूल के जूनियर को इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। विजू उसे हैरानी से देखने लगे कि क्या इसे मैं सच में याद हूँ। तभी दोनों को शोर की आवाज सुनाई देती है। विजू पूछती है कि भला क्या हो गया। तभी इवान उसे वहीं रहने को कहकर एरिया में जाकर देखता है जहाँ पैलेस में आग लग गई थी और काफी लोग घायल हो चुके थे। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ, जो कि 8 साल की मेजेस्टी की मर्डर है, वही इवान को आकर थप्पड़ मार देती है। कहती है कि तुमने अब किसके साथ दुश्मनी कर ली जो ऐसा हो रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विजय ने भी ये सब देख लिया था, इसलिए वो बहुत बुरी तरह शॉक रह गई। तभी मेजेस्टी, जो कि यहाँ का किंग बनने वाला था, वो आता है, जो कि एकदम सेफ था। इसे तब जाकर उसकी मदर को सुकून आया और वो अपने बेटे को प्यार करने लगी। बट येवन को थप्पड़ का काफी बुरा लगा था, यानी वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो जोंगू से बोला कि आप बाहर जाकर मीडिया और बाकी चीजें हैंडल करिए, क्योंकि मेजेस्टी एकदम सेफ है। तब विजू भी बाहर आ गए और उसके पीए वहां उसका वेट कर रहे थे। उसने पूछा आप ऐसे बीच में क्यों आ गए, वापस से मीडिया के अटेंशन पाने के लिए। तब वो कहते हैं कि अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है। पीए डरने लगती है कहीं विजू की वजह से तो कुछ नहीं हो गया था, लेकिन जब वो बताती है कि अंदर आग लग गई है तो ये सुनकर वो और भी ज्यादा डर गई
और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि घर जाते टाइम पिए पूछती है कि वैसे तुम ग्रैंड प्रिंस से चिढ़ती क्यों हो। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस वो इरिटेटिंग है। और याद करने लगती जब वो 9th ग्रेड में थी तो तब वो आर्ट्स के कंपटीशन के लिए रात को छुपके से ग्राउंड में आ गए थे, लेकिन ये वान जो कि उस स्कूल का सीनियर था उसने उसे वहां देख लिया था और सुनाने लगा कि तुम इतनी रात को बिना परमिशन के बाहर नहीं होना चाहिए। वेल ये वान रॉयल फैमिली से था, इसलिए उसको किसी भी टाइम यहाँ आने जाने की परमिशन मिली हुई थी। एंड ये इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग थी जहाँ ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। वो जो हमेशा इस बात से चिढ़ती थी वो रॉयल फैमिली से नहीं है, इसलिए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और ये रॉयल फैमिली के लड़कों को सारी लेस दी जाती। इसी वजह है कि वो स्कूल टाइम से ये वान से चिढ़ती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये वान अपने ऑफिस में बैठकर कुछ लिख रहा था, तभी क्यून वहां आए तो वो उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। क्यून कल वाले अपने एक्शन के लिए शर्मिंदा थे, लेकिन उनका ये कहना था कि आग लगने के बाद सभी की अटेंशन ग्रैंड प्रिंस यानी येवान पर थी और मेजेस्टी का किसी को भी ध्यान नहीं था, इसीलिए वो घबरा गई थी। तभी येवान कहता है कि मैं ना अपनी पूरी लाइफ मेजेस्टी को दे दी है, लेकिन बाकी लोगों का मैं क्या ही कर सकता है, इसलिए आपको मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए। तब क्यून कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर साइड हो जा। तब येवान को बचपन की बात याद आ गई कि कैसे हर चीज में अच्छा होने के बावजूद भी उसके फादर ने उसे रॉयल लाइन से हटाकर ग्रैंड प्रिंस बना दिया था ताकि वो कभी किंग न बन सके, जबकि किंग बनने का राइट सिर्फ येवान को मिलना चाहिए था, क्योंकि पहले उसके फादर किंग थे, अब उसे किंग बनना था। पर येवान के फादर ने शायद किसी रीजन की वजह से ऐसा नहीं होने दिया। अब क्यून उसे यहाँ के लोगों से भी दूर करना चाह रही है, बस इसलिए क्योंकि येवान पर ट्रस्ट करते हैं। बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक सब येवान की बात मानते हैं, इसलिए येवान उदास हो गया और ज्यादा बहस करे बिना ही उनकी बातें के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ विजू के फादर भी विजू को शादी के लिए फोर्स कर रहे होते, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी और जो लड़के उन्होंने ढूंढे थे वो सब उनको अपने लेवल को नहीं लग रहे थे। तभी उसका भाई और भाई की वाइफ ये दोनों भी यहाँ आ गए। भाई की वाइफ कहने लगी कि तुम्हें इनमें से कोई देख लेना चाहिए, सभी लड़कों की डिटेल्स ध्यान से देखी है। तभी विजू हंसते हुए कहने लगे, अगर आप डिटेल्स पर ध्यान देने वाली होती सबसे पहले मेरे भाई जैसे लड़के से शादी करने से उसकी डिटेल निकाल कर देखती, जो कि एकदम ही यूजलेस है। तब भाई को गुस्सा आ गया, वो कहने लगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए शादी करी है, लेकिन विजू इसे इग्नोर करके अपने फादर से बोला, अगर मेरी शादी हो गई बिजनेस पर कौन ध्यान दे। तब उसका भाई कहता है कि मैं हूं ना सब संभालने के लिए। तब वो कहने लगे, तुम तो बस रहने दो क्योंकि तुम बिजनेस को डुबा दोगे। फिर वो दोनों हमेशा की तरह लड़ने लग जाते हैं, बट फादर दोनों को चुप कराते हैं और विजय से कहते हैं तुम्हें शादी करनी ही होगी। लेकिन ये चिढ़कर कहने लगे, वैसे भी मुझे नाजायज कहा जाता और बिना खुद को प्रूव करे मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। फिर वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। तो वहीं इसी बीच येवान डिसाइड करता है वो पैलेस छोड़कर अपने प्राइवेट घर में रहेगा। उसने ये बात पैलेस के सीनियर मैनेजर से करी थी। तो कहने लगे कि लेकिन आप चले गए तो पैलेस की रक्षा कौन करेगा, अगर आपके जाने के बाद पैलेस पर वापस से हमला हुआ तो। तब वो हंसकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि मेरे जाने से आप सबसे ज्यादा खुश होंगे, लेकिन शायद मैं गलत था। कोई नहीं, आप पैलेस का ध्यान रखो और क्वीन को मेरे लिए बाय कह देना। मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं बाय नहीं बोल पाऊंगा। फिर उसके जाने के बाद मैंने जब क्वीन से मिला तो क्वीन येवान की शिकायत करने लगे कि एक तो वो बर्थडे में लेट आया, ऊपर से शिकार के कपड़े पहन कर आया, फिर हमले भी सिर्फ उसके बारे में बात करे ना कि मेरे बेटे के बारे में। तब मैनेजर कहते हैं कि लेकिन उन्होंने अपना प्राण सैक्रिफाइस किया मेजेस्टी के लिए और उनका पूरा ध्यान भी रखते हैं, पर क्यों अब बस येवान को रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि एक दिन ऐसा न हो जाए येवान उसके बेटे को रास्ते से हटाकर खुद किंग बन जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में विजू के पीए भी कुछ लड़कों की फोटो उसको भेजते, लेकिन विजू को एक भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। वो कहती कि ये लड़के बिल्कुल मेरे फादर की पसंद जैसे हैं। तब पीए कहती आप किसी से बात तो करके देख, क्या पता आपको कोई पसंद आ जाए। क्वीन को कहने लगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे लेवल और मेरे स्टेटस का हो, मैं कौन सा कोई रॉयल प्रिंस मांग रही हो। फिर ये बोलकर विजू के दिमाग में एक आइडिया आने लगता है। दूसरी तरफ योन जाकर येवान से मिलता है जो कि बेफिक्र होकर ड्राइंग कर रहा था। तो उसे न्यूज दिखाते हुए कहने लगता है कि मैंने आपसे कहा था ना कोई नॉर्मल कपड़े पहन कर आना, लेकिन देखो आप आपके इस आउटफिट को प्रॉब्लम क्रिएट करे। तब येवान कहता है कि लेकिन ऐसा करने से पहले इसमें हुई आग वाला इंसिडेंट तो छुप गया है ना। तब योन को रियलाइज हुआ कि हाँ ये सही कह रहे हैं। वही नेक्स्ट स्टेप पूरे शहर में ये न्यूज वायरल हो चुकी, जहाँ कुछ लोग इस बात को नॉर्मल समझ रहे थे, कुछ लोग येवान की बस तारीफ ही करते जा रहे थे।
इसका स्टाइल कितना अच्छा है, कुछ भी पहन ले सभी में अच्छा लगता है। विजय को ऑफिस में ये न्यूज़ पहुंची और उसके पीओ ये न्यूज़ देखकर स्माइल कर रहे थे। फिर वो अंदर जब विजय से मिलने आई तो हैरान रही क्योंकि विजय भी इस न्यूज़ को देख रही थी। तब पीए पूछते कि आपका यवान को लेकर क्या ख्याल है। तब विजय डायरेक्ट कहते कि मुझे वो सही लगता है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पीए ये सुनकर शौक रही और कहने लगी कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, प्लीज़ मेरे अलावा इस बात किसी और से डिस्कस मत करना। तब विजय बताते हैं कि वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल चुकी है मिलकर बात करने के लिए। तब पीए और भी ज़्यादा परेशान होने लगी, जबकि विजय का ये कहना था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी और स्मार्ट है, इसलिए कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता। पर यहाँ फिलहाल वो सिर्फ युवान से मिलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ योन युवान से एक बुके लेकर मिलने आता है। वो कहता है कि तुम्हें ये सब कब से पसंद आने लगा। उसने कहा मैं बस खुद को शांत रखना चाहता हूँ, इसलिए फ्लावर्स लेकर आया हूँ। लेकिन वो वापस पैनिक होने लगा कि आपको वो ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी, उससे कुछ प्रॉब्लम भी हो गई है। लेकिन युवान बस शांत होकर अपना काम कर रहा था। तब योन भी शांत हुआ और कहने लगा कि हमको कुछ करना चाहिए। आपके लिए वैसे अब मीटिंग रिक्वेस्ट आ रही है, जिसमें से एक नाम क्रिस्टल रोड की सक्सेसर का भी। लेकिन युवान वो अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर देता है और ये बात जब विजय को पता चली तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। लेकिन वो सोचने लगी कि शायद युवान नखरे दिखा रहा है, इसलिए वो वापस से रिक्वेस्ट भेज देती है। तो वहीं ये सारी न्यूज़ क्यून को भी मिल जाती है, इसलिए वो अपनी दासी से कहने लगी शायद युवान ये सब जानबूझकर कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जब योन वापस विजय की रिक्वेस्ट के बारे में बताता है कि उसने इस बार क्रिस्टल ब्यूटी के नाम से रिक्वेस्ट डाली है, तो वो वापस से रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है। लेकिन विजय हार नहीं मानते और बार बार रिक्वेस्ट भेजती गई और युवान बार बार रिजेक्ट करता गया, क्योंकि शायद उसे पता नहीं था कि क्रिस्टल ग्रुप की सक्सेसर विजू है। विजू को बहुत गुस्सा आ गया और वो जोर से चिल्लाई, सभी ऑफिस में डर गए। तब थोड़ी देर बाद उसने शांत दिमाग से याद करा कि लास्ट टाइम जो वो युवान से मिली थी तो उसने उससे जूनियर कहकर पुकारा था। तब यूजू ने लिखा कि मैं अपने सीनियर से बात करना चाहती हूँ। इस बार उसका आइडिया काम भी कर गया। यानी जब योन आकर युवन को बताता है कि इस बार लेकर आया कि मैं अपने सीनियर से बात करना चाहती हूँ, तो युवन कहता है कि मैं अपने जूनियर को कैसे मना कर सकता हूँ। इसलिए तभी फाइनली उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। विजय यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और जब इसकी खबर के बारे में क्यून को पता चला तो उन्होंने अपनी दासी से पूछा क्रिस्टल ग्रुप की सक्सेसर कैसी है। तब वो बताते हैं कि वो अच्छी इंसान है, आपके उनसे अच्छी बन जाएगी। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद विजू फाइनली युवान से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ युवान विजू को देखकर पूछता है कि तुम आखिर किस लिए मुझसे मिलना चाह रही थी, क्या कोई बड़ी डील या कुछ अप्रूव कराना है। बट विजय एक रेड एनवलप टेबल पर रखती है और डायरेक्ट कहती है कि मैं यहाँ पर आपको शादी के लिए प्रपोज करने आई हूँ। जो सुनकर युवान के होश उड़ गए, यानी वो हैरानी से विजय को देखने लगता है। फिर तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया गया जब दोनों की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। विजू युवान को अच्छे से सुनाकर चली गई थी कि अब से मैं भी रोस्ट करूंगी क्योंकि स्कूल को सभी को इक्वल समझना चाहिए। तभी विजू के जाने के बाद युवान उसे देखकर स्माइल कर रहा था कि इस लड़की में काफ़ी हिम्मत है। फिर नेक्स्ट डे जब युवान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मुझे अपने सीनियर से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, कहीं मुझे स्कूल से निकलवा तो नहीं देंगे, तभी उससे कुछ लड़कियां आकर किसी चीज़ को देखने के लिए बोलती है। और फिर अब हमें अनाउंसमेंट बोर्ड दिखाया गया जिस पर लिखा था कि लेट नाइट किसी भी टाइम कोई भी स्टूडेंट की प्रैक्टिस करने जा सकता है, यानी किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। तभी देखकर जो शौक हुई थे, एक्चुअली ये काम युवान नहीं करवाया था विजू के लिए। और बस फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है युवान और विजू के स्कूल आर्चरी कंपटीशन से, जहां चार्टिंग सर्टिफिकेट्स करती है। पर मेन कंपटीशन रेड जिसमें विजू थी और ब्लू जिसमें युवान था उनके बीच होने वाला था। ब्लू टीम का मिस युनचो की बुराई करता है, लेकिन युवान उसे चुप करा देता है। मैच की स्टार्टिंग में सब अच्छे से खेलते, पर जब विजू और युवान की टर्न आई जिसमें विजू ने 9 पॉइंट स्कोर किया और युवान ने 10 पॉइंट स्कोर करा, तो इस वजह से ब्लू टीम जीतने के चांसेस पर आ गए। जो सब देखकर विजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, यानी कि वो सैड हो जाती है। तभी ये बात युवान भी नोटिस करता है। फिर
लास्ट राउंड में यूजू ने फिर से 9 स्कोर करे, बट ये बार ने शॉट हमें नहीं दिखाया नहीं जाता। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, यानी पता चला ही नहीं कि इन दोनों में से कौन सी टीम जीती थी। वेल अब प्रेजेंट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजू ईवान को शादी के लिए प्रपोज करती है, जो सुनकर पहले तो वो शौक हुआ, मगर फिर इस बात को सीरियस नहीं लेते और कहता है कि मुझे तो काफ़ी प्रपोजल आते रहते हैं, मैं तुम्हें ही चूज़ क्यों करूँ। यूजू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आइडिया देते ये बताते हुए मेरे पास मनी है, कंपनी है, ब्यूटी है, मैं बाद में तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगी, बस अभी अपनी कंपनी को बचाने के लिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वहीं बाहर डोर पड़े एक मेड उनकी बातें छुपकर सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ह्योन वहाँ आकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बहाना बनाने लगी, मैं ये सूप लेकर जा रही थी। तभी ह्योन के मेट के हाथ से सूप लेकर मेट को भेज देता है और खुद सूप अंदर लेकर जाता है। यहाँ वो देखता है कि यूजू एंड ईवान बस एक दूसरे को नॉन स्टॉप घूर रहे हैं, जो बात ह्योन को काफ़ी ऑकवर्ड लगती है, इसलिए वो तभी यहाँ से चला जाता है। फिर अब नेक्स्ट डे दिखाया गया है कि यूजू जब ऑफिस आए तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। तभी उसकी पीए कैबिन में जाकर उसे पूछती है कि क्या बात है, आज तुम इतनी खुश क्यों हो। तब वो यूजू बताने लगती है कि इसलिए क्योंकि मैं फिर से रिजेक्ट हो चुकी हूँ। पीए शॉक हुई और पूरी बात पूछती है, तो यूजू ने बताया कि मैंने सब ऑफर किया, लेकिन प्रिंस का कहना है कि वो सिर्फ प्यार के लिए शादी करेंगे, ना कि किसी डील के लिए। तब पीए कहते हैं कि इसका मतलब अब हमें आपके लिए दूसरा लड़का ढूंढना होगा, बट यूजू कहते कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाले से नहीं हूँ, यानी तुम देखना मैं प्रिंस को मना ही लूँगी। और मुझे उनकी ये बात काफ़ी अच्छी भी लगी। तो वहीं क्वीन को भी ये सब पता चल चुका था कि यूजू ईवान से शादी की बात करने गई थी, तो वो अपने दासी से कहती है कि चलो अच्छा है, अब बस मुझे शो देखना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। अब दासी पूछती है कि आप क्या कहना चाह रही हो। वो कहते हैं कि मुझे इस लड़की से मिलना है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजू अपने मैनेजर को बुलाकर एक फेवर मांगती है। मैनेजर पहले तो डर रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि विजू शादी करने वाली है तो वो काफ़ी उदास होकर बाहर आया। वेल यूजू ने उसका नाम दिया है कि प्लान दिया है कि वो कहाँ कहाँ ईवान अकेले जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लिखा। तो मैनेजर अपने सोर्स से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर पेन ड्राइव पीए को दे देते हैं और खुश होकर पूछते हैं क्या वो भी मिस यूजू के क्लोज लोगों में से एक है। तब पीए कहने लगी कि हाँ शायद अब ऐसा ही कुछ है। जिसके बाद हुई जो अब बिल्कुल स्टॉपर की तरह ईवान का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। फिर चाहे हॉर्स राइडिंग का प्लेस हो, रेस्टोरेंट हो, मूवी थिएटर हो या रनिंग हो, वो हर जगह ईवान से बात करने की कोशिश करते हैं और बस उसके साथ फ्लर्ट करती जा रही थी, ये बोलकर मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करा, इसलिए मैं आज भी तुमसे मिलने आ गई। ईवान इरिटेट हो गया था, आखिर विजो को उसकी इतनी डिटेल्स कैसे पता चल रही है, पर वो हर बार उसे अवॉइड भी कर वहाँ से भाग जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ईवान को भी विजो की आदत पड़ने लगी थी, क्योंकि विजो ये सब कर भी इसलिए रही थी ताकि ईवान को उसकी आदत पड़ सके। फिर हम देखते हैं कि एक दिन रेस्टोरेंट के बाहर वो ह्यून से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। ह्यून कहता है कि आप ठीक लग रहे हो, पर ईवान टेंशन में आकर कहने लगा है कि वो जो शैडो की तरफ मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं नॉर्मल कैसे लग सकता हूँ। ये कहकर वो वापस कार में बैठ गया और ह्यून कंफ्यूज होने लगा कि आखिर प्रिंस ये कैसी बात कर रहे हैं, यानी कि आप यूजू में इंटरेस्टेड होने लगे या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ यूजू अपने ऑफिस पहुंची और वो काफ़ी नींद में थे। इतनी दिनों से ईवान का पीछा कर करके वो थक चुकी थी, लेकिन तभी अपने भाई की वाइफ यानी हांता का कॉल आया एंड ये देखकर विजू का मुंह बन गया। फिर उसने बात करी तो हांता कहते हैं कि देखो फादर, मैंने तुम्हारे लिए एक मीटिंग फिक्स करी है, इसलिए वहाँ चली जाना, वरना तुमको पता है ना कि फादर को कितना बुरा लगेगा। तब विजू कहती है कि लेकिन मुझे नहीं जाना। तभी मोबाइल में पीछे से हुजू का भाई टाइजू की आवाज़ आई। तुम्हें अपने भाई से कहती है तुम घर पर क्या करो, तुम्हें काम नहीं करना क्या। तभी अंता बात काट कर कहती है कि देखो तुम टाइम से चले जाना है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, और फिर तभी कॉल कट कर देती है। विंजू चिढ़ने लगी कि एक तो ईवान भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, ऊपर से ये सब मेरा रिश्ता कराने के पीछे पड़े हैं। मगर फिर वो उस ब्लैंक डेट वाली लड़की की डिटेल्स चेक करने लग जाती है और फिर वो जगह चेंज करके उससे आर्ट एग्जीबिशन में मिलती है। और फिर अब जब एग्जीबिशन में घूम रही थी तभी वो लड़का विजू के पास आकर कहता है क्या आपको आर्ट का इतना शौक है। तो वो कहती है कि नहीं, ये सिर्फ बस पैसे कमाने के लिए है। और फिर तभी उसे आंख मारकर उस सीधे टॉपिक पर आ जाती है कि बताइए मिस्टर किम, आप कब शादी करना पसंद करोगे, सितंबर में, अक्टूबर में। किम कहता है कि लेकिन पहले तो हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए ना। तब विजू ओपनली बता देते हैं कि देखो मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे फादर मेरे पर
प्रेशर डाला, अगर मैंने इस रिश्ते के लिए मना करा तो मुझे कंपनी से बाहर कर देंगे। मेरा भाई और उसकी वाइफ ये सब तो चाहते हैं कि मेरी किसी नॉर्मल लड़के से शादी हो जाए ताकि मैं कंपनी की सीईओ ना बन पाऊँ एंड सब कुछ मेरे भाई को मिल जाए, इसलिए वहाँ मेरी कोई चॉइस नहीं है। तो आप ही बता दो कि आपको कब शादी करनी है। लड़का कुछ सोचने लगा तो वहीं यूजू का ध्यान येवान की पेंटिंग पर गया। उसने नोटिस करा कि मोस्टली हर ड्राइंग में येवान ने कैट्स बनाए हुए। तभी येवान वहाँ आया जो कि यूजू को देख लेता और यूजू भी उसे ग्रीट करती है। तो वो कहता है कि आप आराम से एग्जीबिशन देखें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। फिर वहाँ से चला गया। तब यूजू मिस्टर किम को देखकर कहते हैं कि सॉरी, मैं आपको इंट्रोड्यूस तो कराना भूल ही गई, पर मिस्टर किम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर वो यूजू से शादी करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी ऐसी ज़बरदस्ती वाली शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब यूजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि वो ऐसा ही तो चाहती थी कि मिस्टर किम शादी के लिए मना कर दे। बट वही योन जाकर युवन को बता देता है कि आज एग्जीबिशन में उसने यूजू को एक दूसरे लड़के के साथ देखा था। ये सुनकर युवन थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा कि आखिर वो किस लड़के के साथ थी, यानी शादी के लिए तो वो मुझसे पूछ रही थी। फिर तभी बातों बातों में युवन कहता है कि पहले मुझे लगा था कि क्वीन और यूजू मिली हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। पर अगर उन दोनों का मुकाबला हुआ तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? क्योंकि मैंने यूजू के बारे में जानने की कोशिश करते हुए मुझे पता चला है कि उसे बस अपनी कंपनी से मतलब है और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। वो बस अपने पीए के साथ रहती है और यूजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब स्कूल में भी कोई ऐसा नहीं था जिससे उसकी लड़ाई नहीं हुई थी। तभी ये बात सुनकर युवन स्माइल करने लगा क्योंकि यूजू ने एक बार युवन को भी तो काफ़ी सुनाया था। युवन कहता है कि अगर क्वीन के साथ यूजू की लड़ाई हुई तो वो सीन देखने लायक होगा। तब युवन उसे आंखें दिखाता है तो वो सॉरी करने लग जाता है और तभी यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद युवान फिर वह बाहर देखकर कुछ सोचने लगा। फिर अभी रात में दिखाया गया कि युवान को एक सपना आया जो उसे अक्सर आता है, जहाँ उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने फ्रांस से हटने की सोची थी, यानी वो अपने छोटे भाई यानी कि युवान को किंग बनाने वाला था, खुद किंग से हटकर। लेकिन युवान की सिस्टर इन लॉ ने अपने हस्बैंड को रोककर वो पेपर जला दिए थे और बोली थी इससे अच्छा कि तुम ही मर जाओ। उनके बाद अचानक ही सच हो गई और महल में आग लगने की वजह से युवान के भाई की डेथ हो गई। पर सब लोग रो रहे थे, यानी सदमे में चले गए थे। युवान भी इस बात से वो काफ़ी बुरे सदमे में गया। लेकिन फिर उसने अनाउंस करा कि किंग मेरे भाई का बेटा यानी मेरा भतीजा बनेगा, जो सुनकर सब और ज़्यादा शौक हो गए थे। तभी युवान की नींद एकदम से खुली और वो घबराने लगा। फिर सुबह जब युवान ने ये बात युवान को देखा तो समझ गया कि युवान वापस अच्छे से सो नहीं पाया और ऐसा उसके साथ हमेशा ही होता है। इसलिए वो उसे कहता है कि आपको एक बार अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, लेकिन युवान ने मना कर दिया। दूसरी तरफ आज मेजेस्टी के एक इवेंट में जाना होता है। क्वीन मदर अपने बेटे को समझा रही होती है आपको आज सब खुद ही हैंडल करना होगा और दुनिया को ये दिखाना है कि आपको अब अपने अंकल की ज़रूरत नहीं है। तब मेजेस्टी यून जोश के साथ हाँ कहता है। तो वहीं युवान को जब इस बारे में पता चला कि यून को अकेले एक इवेंट हैंडल करना है तो वो यून के लिए परेशान होने लगा। बट यून उसे समझाता है कि आप ज़्यादा सोचिए मत, सब ठीक होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है कि यूजू भी उसी इवेंट में नॉमिनेट है, इसलिए वो जाने के लिए रेडी हो रही थी। तब उसकी पीए कॉल कर सीक्रेटली इंस्ट्रक्शन देती है कि आप प्लीज़ वही सिंपल ड्रेस पहन कर जाओ जो हैंगर पर मैंने रखी है। कुछ भी रेड पहनने की ज़रूरत, ना ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाना है, ना ही हैवी ज्वेलरी पहननी है। लेकिन यूजू जानबूझकर वही सब चीज़ें कर रही होती है जिसके लिए उसे मना करा गया था। और फिर फ़ोन भी चेक करने लगी, कहीं पीए वीडियो कॉल पर तो उसे देख नहीं रही क्योंकि पीए उसे काफ़ी अच्छे से जानती थी। फिर यूजू रेडी होकर पीए के साथ इवेंट पहुंची जहां मीडिया का सारा अटेंशन उसी पर था। ये देखकर वो खुश हो रही थी और सोचती है आज उसके ड्रेस की सेल बढ़ जाएगी, जबकि उसकी पीए बार बार उसे समझा रही होती कि आप प्लीज़ कुछ भी गलत मत बोलना। फिर तभी दोनों अपने सीट पर आकर बैठ गई। तभी वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट रूम में गार्ड्स मेजेस्टी का ध्यान रख रहे थे, लेकिन वो काफ़ी नर्वस था। तभी युवान वहाँ आया जिसे देखकर मेजेस्टी रिलैक्स हो गया। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते पर युवान उन्हें डांटकर साइड कर देता है और मेजेस्टी के पास चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब युवान लंच कर रहा था तब मेजेस्टी ने उसे कॉल कर खुद बुलाया था क्योंकि वो इवेंट के नाम से काफ़ी घबरा गया था। अब प्रेजेंट में दोनों साथ स्टेज पर जाते हैं और सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। जहां इतनी सारी मीडिया देखकर मेजेस्टी यून एक बार फिर नर्वस होने लगा। तब युवान उसे सपोर्ट करता है और कहता है
तुम मेरा हाथ पकड़ लो, और फिर दोनों साथ में स्टेज पर जाते हैं। यूजू युवान को देखकर स्माइल करने लगती है। फिर अवार्ड फंक्शन शुरू होता है। पहले कुछ बिजनेसमैन को अवार्ड दिए गए। जब यूजू का नाम अनाउंस हुआ तो यूजू स्टेज पर बुलाया गया और वो काफ़ी खुशी से आई। स्टेज पर जाकर वो मेजेस्टी से कहती है कि पहले आप मुझे ये फ्लावर हैट पहना दीजिए। उन्हें स्माइल करते हुए यूजू के सर पर कैप रख देता है, जिसके बाद यूजू इवान से सर्टिफिकेट लेने जाती है। इवान उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तब यूजू धीमी आवाज़ में कहती है आई मिस यू सो मच, जो सुनकर युवान शॉक रह गया और अनकंफर्टेबल फील करने लगा कि यहाँ भी मुझसे फ्लर्ट कर रही है, जबकि यूजू स्माइल करने लगी और स्माइल करते हुए वो अपनी सीट पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ युवान और मेजेस्टिक इवेंट की फ़ोटो न्यूज़ में भी आ जाती है, जो पीएम जोंग तक भी पहुँच जाती है। जब वो फोटोज़ देखता है और यूजू को अवार्ड लेते हुए नोटिस करता है, ये देखकर वो स्माइल करने लगता है एंड तभी वो वहाँ से जाने लगा। एक आदमी पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मेरा काम हो गया है, बट आगे से मुझे पहले ही सब इन्फॉर्म कर देना, यानी मुझे न्यूज़ से कुछ पता ना चले। तब इवेंट के बाद मेजेस्टी यून घर जा रहा होता है और ये वहाँ से कहता है कि आप भी चलो, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहकर कि मैं अभी भी छुट्टी पर हूँ। तो वह यूजू डिसाइड करते हैं कि आज वो होटल में ही रुकेगी और अपने पीए से कहती है कि मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मैं आज छुट्टी एंजॉय कर लूँगी। पीए भी हंसकर चली जाती है कि तभी थोड़ी देर बाद जंगवू वहाँ यूजू से मिलने के लिए आया। यूजू अपने पुराने दोस्त से मिलकर काफ़ी खुश हुई और दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट चले गए। एक्चुअली यूजू और जियोंग स्कूल टाइम से साथ थे और सेम टीम में भी थे। साथ ही जंगवू स्कूल टाइम से यूजू को सीक्रेटली लाइक करता है, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स को यूजू को बता नहीं सकता। डिनर पर दोनों पुरानी बातें याद करते हैं, जैसे यूजू का जोंगू को आर्चरी सिखाना। फिर दोनों काफ़ी सारी चीज़ों को याद कर हंसने भी लगे। जोंगू कहता है कि मेरी ट्रीट पेंडिंग थी, इसलिए आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा एंड यूजू मान गया और फिर वो अपने कैप के साथ खेलने लगी कि तभी जोंगू कहता है कि इसे हटा दो। फिर यूजू मुंह बनाकर कैप हटा देती है और दोनों खाना ऑर्डर कर आराम से मील एंजॉय करते हैं। वेल हम देखते हैं कि युवान मेडिकल शॉप से हेडेक और फीवर की मेडिसिन लेकर वापस होटल पहुंचता है, क्योंकि युवान की काफ़ी तबीयत खराब हो रही है। वो युवान को मेडिसिन देकर कहता है कि आप अभी ये खा लो और कल हम रॉयल हॉस्पिटल चलेंगे ताकि आपका अच्छे से चेकअप हो जाए। लेकिन युवान कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम घर पर इन्फॉर्म कर देना। तब योन कहता है कि मैंने ऑलरेडी घर पर बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब है। दो कहता है कि अच्छी बात है। फिर योन बाहर आ गया तो कॉरिडोर में उसकी मुलाकात यूजू से हुई, क्योंकि वो भी इसी होटल में रुकी हुई थी। जब उसे येवान की तबीयत का पता चलता है तो यूजू ने अपना एक पर्सनल डॉक्टर बुला लिया, जो ने येवान को ग्लूकोज चलाया और येवान से कहने लगे कि इन्हें प्रॉपर रेस्ट और नींद की ज़रूरत है। तब योन बताता है कि एक्चुअली येवान को नींद की प्रॉब्लम है, इसलिए वो रात भर सो नहीं पाता। तब डॉक्टर कहता है कि अभी आप बस इनका ध्यान रखो, फिर हम आगे का ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे। यूजू डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गए और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप बाहर ये मैटर मत बताना कि ग्रैंड प्रिंस बीमार थे और रिकॉर्ड में भी इस बात को प्लीज़ मत रखना। तब वो ठीक है कहकर वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ बहल में क्वीन मदर ने जब मेजेस्टी और युवान के इवेंट की न्यूज़ में साथ देखा तो वो मेजेस्टी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि मैंने कहा था कि अकेले सब हैंडल करना। तब वो बोला कि अंकल के बिना मैं डर जाता और उनके साथ रहकर ही मुझे हिम्मत आती है। तो ये सुनकर क्वीन और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी। बाद में क्वीन की दासी फिर उसको समझाते कि अभी मेजेस्टी सिर्फ 8 साल के हैं, इसलिए हमें उन्हें टाइम देना चाहिए। क्वीन कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को देखकर इसके फादर की याद आ जाती, वो भी ऐसे ही डरपोक था। मगर फिर पूछने लगता कि वैसे युवान का पता चला कि वो कहाँ है। तब दासी हाँ में जवाब देती है और बताने लगती है वो होटल में है। तो वहीं दूसरी तब होटल में यूजू अपने अर्जुन के लिए सैंडविच लेकर वापस आई तो अर्जुन उसे थैंक कहता है। तो तब यूजू पूछती है कि प्रिंस येवान रॉयल हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, यानी वहाँ तो उनका अच्छे से इलाज होता। तब योन कहता है कि प्रिंस को टेंशन नहीं पसंद, अगर घर में पता चलता है कि वो बीमार है तो सब उनकी फिक्र में आगे पीछे लग जाते और मीडिया तक बात पहुंच जाती। तब रिमोट्स भी फैलने लगते हैं कि तभी योन अपने मोबाइल में मैसेज देखता है कि क्वीन मदर यहाँ आ रही है। तब वो घबरा गया और उसने जल्दी से वूजू को रूम के अंदर छुपा दिया। तभी क्वीन मदर सीधे अंदर आ युवान के रूम में चले गए, लेकिन वो वहाँ नहीं था। फिर युवान सिर्फ एक कोर्ट में बाहर आया और यून से कहता है कि मैं अभी प्रॉपर कमरों में न हूँ, इसलिए क्वीन से कह दो कि वो बाद में उनसे मिलने आए।
तब क्यून वापस बाहर आ गए, लेकिन उनकी नज़र हॉल में रखे सैंडविच और एक ब्लू पर्स पर पड़ती है। इसलिए वो समझ जाते हैं कि कोई लड़की यहाँ है, इसलिए वो वापस अंदर चले गए और उन्होंने यहाँ फाइनली इवान और यूजू को साथ में देख लिया। तब यूजू वापस दीवार के पीछे छिप जाती है, लेकिन क्यून इवान से कहते हैं कि कल प्रॉपर कपड़ों में मुझसे मिलना और ये पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करना, आखिर तुमने इस लड़की के साथ कर क्या रहे थे और मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे थे। तो फिर तभी इतना बोलकर वो यहाँ से चली गई। यूजू काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है, लेकिन इवान उसको अपने रूम में जाने को कह देता है। पहले अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूजू की पीए उसे कॉल करती, जबकि यूजू काफ़ी ज़्यादा नींद में थी। पीए कहते हैं कि होटल से बाहर मत आना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तब यूजू समझ नहीं पाई कि आखिर पीए इतनी पैनिक क्यों हो रही है। फिर वो तभी उसे पता चला कि सब जगह न्यूज़ में एक खबर वायरल हो रही है कि यूजू और प्रिंस इवान कल रात साथ थे, कि वो सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये न्यूज़ को देखकर पी और ज़्यादा पैनिक होने लगती, लेकिन यूजू को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, यानी कि वो हंसने लगी। पी यूजू पर गुस्सा करती है कि ये मजाक की बात नहीं है, डॉक्टर की फ़ोटो भी सामने आ रही है, सबका कहना कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए डॉक्टर को बुलाया था। जो सुनकर यूजू पहले तो हैरान हुए, फिर और ज़्यादा हंसने लगी, क्योंकि अब उसका ये इवान से शादी करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन पिए को गुस्से में देखकर वो शांत हो जाते हैं। तो वहीं यूजू का भाई टाई और उसकी वाइफ हान टाई ये भी इस न्यूज़ को देख रहे थे। नहीं, ये न्यूज़ को देखकर खुश हुई। टाई पूछने लगा कि तुम क्यों हो रही हो, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही कि ये बार इतना ज़्यादा हैंडसम है। तब वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ और सोच रही थी, पर तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, इसलिए तुम चुप हो जाओ। इवन होटल से निकलते टाइम यून से कहता है कि यूजू के साथ उसकी मीटिंग उसके प्राइवेट हाउस में अरेंज की जाए। फिर तभी थोड़ी देर बाद यूजू और उसकी पीए वहां पहुंच जाती है। दोनों काफ़ी नर्वस थी। फिर रूम के पास यून शिव यूजू को अंदर जाने को देता है। अंदर जाकर यूजू इवान के पास बैठकर उसकी तबीयत पूछती है। इवान कहता है वो ठीक है, फिर माफ़ी मांगने लगता है कि उसकी वजह से यूजू को इतनी परेशानी हो रही है। फिर वो पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, प्लीज़ मुझे सच सच बताओ। मुझे कहते हैं कि जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे पाओगे। फिर वो रेड क्लॉथ खोलकर उसमें रखे फूल एंड लाइटर को दिखाती है, बताते हैं कि ये वही फ्लावर जो मुझे आर्चरी कंपटीशन में जीतने पर मिला था। फिर तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया है कि उस आर्चरी कंपटीशन के लास्ट राउंड में इवान जानबूझकर कम स्कोर ले आया, जिस वजह से यूजू जीत गई थी। ये चीज़ इवान चाहता था, यानी वो यूजू की खुशी के लिए हारा था। फिर प्रेजेंट में यूजू इवान को सीरियस होकर अपनी सिचुएशन समझाती है कि वो हर फील्ड में कैपेबल है, लेकिन उसका भाई जो ज़्यादा समझदार नहीं है, पर सिर्फ बड़े होने की वजह से उसे सीईओ बनाया जा रहा है। अगर वो ऐसा हुआ तो कंपनी तो बर्बाद होगी, साथ ही यूजू को कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए यूजू को काफ़ी पावर में रहने की ज़रूरत है। यह सब सुनकर और ध्यान से सोचने के बाद इवान कहता है कि तो फिर अब तुम ग्रैंड प्रिंस से शादी करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि अब सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तुम पर नज़र होगी, क्योंकि तुम मेरी वाइफ बनोगी। मुझे शौक होकर कि फाइनली ये बान मार चुका है, इसलिए वो स्माइल करने लगी। और फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महल के बाहर काफ़ी सारी मीडिया खड़ी हुई थी और तभी वहाँ एक कार आकर रुकी, जिसके अंदर से प्रिंस युवान बाहर आया, जिसे देखकर सारी मीडिया का सारे सवाल करने लगे, क्या र्यूमर सच है, यानी कि आप सच में मिस यूजू को डेट कर रहे हो। तब ये वान बिना कुछ कहे अपना हाथ डोर के तरफ करता है और तभी एंट्री हुई यूजू की, जिन दोनों को साथ देकर सब बुरी तरह शॉक रह गए एंड नॉन स्टॉप और भी कई सारे क्वेश्चन करने लगे, लेकिन वो दोनों बिना कुछ कहे बस हाथ पकड़कर अंदर चले जाते हैं। फिर तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि ये वान कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मान गया था और यूजू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। तब ये वान ने शर्त रखी थी कि तुम्हें बस एक काम करना है कि लोगों के ओपिनियंस को चेंज करवा दो। मुझे इस्तेमाल करते हुए कहते ये काम तो मैं आसानी से करवा दूंगी। फिर वो अपने पीआर टीम को काम पर लगवा देते हैं, जिसके वजह से अब प्रेजेंट में पूरा देश बस उन्हीं दोनों की बातें कर रहा था इन्हें पॉजिटिव वे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तभी तो साथ में इतने अच्छे लगते हैं, यानी कोई भी हेट नहीं देता है। एक्चुअली इवान यूजू को सीक्रेट में लाइक करता है, इसलिए मैरिज के लिए मान गया है, लेकिन यूजू बस को इस बारे में कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वो ये मैरिज सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए कर रही है। उसे लग रहा है कि ये इवान भी अपना प्रॉफिट देख कर ही माना है, वरना क्यों नहीं इसकी शादी
अपनी जैसी किसी लड़की से करवा देंगी, जबकि मैं इसे फ्रीडम दूंगी। यानी वुजू को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यीवान सच में वुजू को पसंद करता है। वेल, यीवान और वुजू जब अंदर गए तो कोर्ट लेडी आकर यीवान को ग्रीट करती है और उससे कहती है मिस रानी यानी क्वीन आपसे मिलना चाहती है, लेकिन यीवान मना कर देता है, मैं उनसे बाद में बात करूंगा। तब कोर्ट लेडी बताती है कि मिस रांग ने खाना भी नहीं खाया है, वो बस सुबह से आपके आने का इंतजार कर रही है। यीवान उनसे मिलने के लिए मान गया। उसने वुजू से कहा कि तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। वुजू हल्के से बोले कि मैं अकेले क्या करूँगी। तभी यीवान वुजू की हेयर सेट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तब वुजू स्माइल करके कहने लगी कि नहीं तो चलो, तो तुम चली जाओ। तब यीवान उस लेडी के साथ यहाँ से चला गया, जिसे बाद में जाते हुए देखकर वुजू कहने लग जाते हैं कि ये एक बहुत अच्छा एक्ट है। वेल, अंदर मिस्टर वांग यही देख रहे थे कि यीवान और वुजू की। तभी यीवान वहाँ आया तो दोनों ने बैठकर बातें की। मिस रंग पूछती है कि क्या मैं इस न्यूज़ की वजह जान सकती हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसा कि मिस रंग इस न्यूज़ को पैसे देकर दबा देती, लेकिन यीवान ने कोई जिससे कहकर इस न्यूज़ को और भी ज़्यादा वायरल करवा दिया है, ताकि इन दोनों की शादी को होने से कोई ना रोके। मिस रंग यीवान से पूछते है आखिर वो लड़की इस घर में क्या कर रही है। तब वो कहने लगा ये कोई मजाक नहीं है, उस होटल वाले रूमर के बाद मैं सच में वुजू से शादी करने वाला हूँ। तब मिस रान बस शौक खड़ी रह जाते और फिर यीवान वहाँ से चला गया और बाहर उसने हेयोंग को देखा तो वो पूछने लगा कि अगर तुम यहाँ हो तो वुजू का ध्यान कौन रख रहा। तब हेयोंग इशारा कर कर यीवान को एक रूम की तरफ ले गया। यीवान ने रूम में जाकर देखा तो वहाँ मेजेस्टी यून बैठकर नूडल्स खा रहा होता और यूजू भी वहीं बैठी थी। इसीलिए यीवान जाकर यून से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। यून के बोलने से पहले वुजू जवाब देते हैं कि यून को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन यीवान उसे रोककर कहता है मैं यून से पूछ रहा हूँ। तब यून कहने लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। यीवान पूछता है कि तो फिर नींद से नूडल्स का क्या कनेक्शन। तब वो कहता है कि मुझसे मिस यूजू में कहा अगर पेट भरा होता है तो नींद अच्छी आती है। तब यीवान बिना कुछ बोले यून को कोर्ट लेडी के साथ उसके रूम में भिजवा देता है। फिर वुजू जाकर यीवान से पूछती है कि तुमने यून के साथ ऐसा क्यों करा, यून उसे भेज क्यों दिया, बेचारा नूडल्स ही तो खा रहा था। तब वो कहता है कि अगर यून को कुछ हो जाता तो, यानी तुम्हें नहीं पता मिस रांग क्या तमाशा करती। तब वुजू बात को थोड़ा मजाक की तरफ लेकर पूछने लग जाती है, मुझे ये बताओ अगर मिस रांग और मेरी लड़ाई हुई तो तुम किसका साथ दोगे। वैसे तो मुझे पता है कि तुम अपने सिस्टर इन लॉ की ही साइड लोगे क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली जो है। लेकिन यीवान वुजू की तरफ बढ़ने लगा और फिर जब वो एक टेबल से टकरा कर रुक गई तब यीवान कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ताकि लोगों को लगा कि हमारा ये रिलेशन रियल है। फिर वो साइड हो गया तो क्यूजू काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी और कहीं ना कहीं उसे ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी कि यीवान उसका स्टैंड लेगा। बाद में सोते टाइम यीवान कोर्ट लेडी से कहता है कि वुजू मेरे रूम में ही रहेगी, तुम उसके लिए कपड़े ले आओ। लेकिन कोर्ट लेडी को ये सही नहीं लगता, वो कहती है हम वुजू को दूसरा रूम दे देंगे, लेकिन यीवान मना कर देता है। फिर रात को सोते टाइम यीवान और वुजू दोनों एक ही बेड पर सो गए, बीच में पिल्लूस लगाकर, क्योंकि दोनों में से कोई भी काउच पर सोने के लिए रेडी नहीं था। यीवान ब्लैंकेट अपनी तरफ खींच रहा था और वुजू भी ऐसा कर रही थी। फिर दोनों ऐसे ही लड़ने लगे, लेकिन बाहर कोर्ट लेडी और बाकी सब सर्वेंट्स को ये आवाज़ सुनाई देखकर अजीब लग रहा था, यानी वो इसका गलत मतलब निकाल लेती है। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि योन आकर यीवान को उठाता और कहता है आप इतनी लेट तक क्यों सो रहे हैं। तब यीवान उठ गया और जब देखता है कि वहाँ यूजू नहीं थी। यून बताता है कि वो सुबह ही अपना ऑफिस चले गए। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम यूजू की कंपनी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जहाँ वो कल के ही कपड़ों में आ गए। इसलिए उसकी पीए जिनसी ने पूछा कि तुमने चेंज क्यों नहीं करा, तो यूजू कहते कि बस ऐसे ही मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को लगे मैं पूरी रात प्रिंस युवन के साथ ही थी। तो वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर योंग न्यूज से मिलने के लिए आते हैं और उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें कल फिर से नींद नहीं आई। तो वो कहता है कि हाँ मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे रात में अपने फादर के सपने आते हैं। तब मिस्टर वान पुरानी बातें याद करने लगे कि जिस दिन यीवान के बड़े भाई को किंग बनाया जा रहा था तो वो भी काफ़ी डरा हुआ था, जैसे कि किसी बात से परेशान हो। तभी यीवान वहाँ आता और उसने डायरेक्ट गुस्से से अपने भाई का कॉलर पकड़ लिया था और गुस्से से कहने लगा मैंने तुम्हें वार्न करा था लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी, इसलिए अब आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे। मिस्टर वॉन कुछ समझ नहीं पाते। फिर तभी सीन प्रेजेंट में आ गया और वो इनसे कहने रहे थे
फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वही हम युवान को देखते हैं जो कि वो भी अपने बड़े भाई को याद कर रहा है, यानी यहाँ कोई तो मिस्ट्री है युवान के बड़े भाई से रिलेटेड, जो कि हमें बाद में पता चलेगी। हम नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि वो जो अपने डेटिंग आर्टिकल के कमेंट्स को रीड कर रही है और उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि कुछ लोग तो तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। तभी जिनसे आकर बताती है कि तुम्हारी वाटर वाली ड्रेस की सेल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसने सारा स्टॉक ख़त्म करवा दिया है, और साथ ही तुम टॉप 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में। और जो सुनकर वो इज़ू और ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि पिया तुमसे बात करो कि अब टॉप पर आने का टाइम आ गया है। तभी वहाँ पर जोंगू आ जाता है, जिनसे बाहर चली गई। एंड वहाँ लड़कियों की बातें सुनती है जो कि कह रही है कि जोंगू कितना ज़्यादा हैंडसम है, हमने उसे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देखा है। तब जिनसी सभी से चुप होकर काम करने के लिए कहती है। तो वह जोंगू और वुजू से पूछता है कि क्या तुम सच में अपने प्रिंस से शादी करने वाली हो। तो वो कहानी बनाकर कहती है कि मैं हमेशा से युवान को पसंद करती थी, और जब मुझे पता चला कि उसकी शादी की बात चल रही है तो मैंने बिना देरी के अपनी फीलिंग्स उसे बता दी। जोंगू निराश हुआ इसे सुनकर कि वो भी वुजू को सीक्रेटली लाइक करता है, इसलिए उसके लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी कि वुजू किसी और से शादी कर रही है। वुजू उसे हेल्प मांगती है कि वो मिश्रान से बात करके शादी का अप्रूवल दिला। वहाँ जब मीटिंग में था तो मिस्टर यून आकर कुछ अर्जेंट बात करने आया तो बाकी लोग बाहर चले गए। फिर योंग बताता है कि उनकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी शादी को रुकवाने का करी गई चाल है, क्योंकि मिस्टर रांग अच्छे से जानते हैं कि अगर रॉयल फैमिली में किसी की भी तबीयत खराब हुई तो कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। इवन ये सुनकर विजू को कॉल करता तो वो कहती है कि मैं भी आर्टिकल देख रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसको हटवा दूंगी। तभी विजू की सर पर कुछ आकर लगा। एक्चुअली कुछ स्कूल गर्ल्स जो कि इवान की बिग फैंस है वो युजू से लड़ने आई है। वो कह रही है कि तुमने हमारे प्रिंस को फंसाया है। पहले युजू लड़कियों से प्यार से बात करने की कोशिश करते, लेकिन जब वो लड़कियां नहीं सुनती तो युजू सबसे पहले तो युवान की कॉल कट करती है, क्योंकि वो सब सुन रहा था। फिर वो काफ़ी ज़ोर से उन लड़कियों पर चिल्लाया, जिस वजह से वो सब डर गई। वही युवान ये सब सुनने के बाद युजू की हेल्प कराने के लिए जाना चाहता था, बट काफ़ी सारी फाइल्स की वर्क की वजह से वो नहीं जा पाया। यानी यून काफ़ी सारी फाइल्स लाकर युवान के डेस्क पर रखता है और कहता है कि मिस रांग आज नहीं आने वाली, तो उनके हिस्से का काम भी आपको करना होगा। जो देखकर युवान अपना सर पकड़कर बैठ गया। वहीं हुई जो उन लड़कियों को सुनाती है, तुम लोग स्टूडेंट हो और क्या प्रिंस युवान तुम्हारी स्कूल फीस भरता है जो तुम इसके लिए इतनी पागल हो रही हो, यानी तुम्हें सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। वो लड़कियां पहले से काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए सॉरी कहकर यहाँ से चली गई, क्योंकि हुजू को साथ लड़की नहीं है जो इन छोटी लड़कियों से डर जाती, यानी उसने इन्हें अच्छा सबक सिखाया। वह नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि जोंगू चर्च आया है। फिर वो प्रिंस से कन्फेस करता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उसके गलत कामों में भी उसका साथ दे चुका। और फिर तभी फ्लैशबैक में याद करने लगा कि जब एक दिन हुई जो टीचर ऑफिस से किस चुरा रही थी, तो शायद अपने प्रैक्टिस के लिए तब उसे जोंगबू ने देख लिया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया था, बल्कि टीचर को भी अंदर जाने से रोक लिया था कोई बहाना करके। और जब वो जो अपना काम करके खुशी खुशी यहाँ से चली गई थी, तो तब उसे खुशी से जाता देखकर वो काफ़ी खुश हुआ था। फिर प्रेजेंट में वो प्रिंस कहता है कि मैंने चाहता कि उसकी किसी और से शादी हो, तब वो उसकी बातों को समझकर समझाता है जो भी होना होता है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि सब चीज़ों में गॉड की मर्जी होती है। वह सीन शिफ्ट हुआ और हमें युजू का घर दिखाया गया, जहां उसके फादर बात करने आए थे और उन्होंने वुजू को काफ़ी ज़्यादा डांटा कि तुम्हें याद भी है कि आज टायर की मदर की डेथ एनिवर्सरी है। और फिर तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे एक दिन अचानक जो अपने फादर के घर आ गई थी, जहाँ टायर भी काफ़ी ज़्यादा छोटा था। सब पूछ रहे थे ये लड़की कौन है, तो मेड बोली कि मुझे नहीं पता, ये बस काफ़ी देर से बाहर खड़ी थी। फिर तभी यूजू ने बताया कि आप मेरे फादर हो, साथ में अपनी मदर का नाम भी बताते, जो सुनकर फादर बुरी तरह शौक रह गए। और उनसे भी ज़्यादा शौक उनकी वाइफ हुई थी, इतनी ज़्यादा शौक कि वो तभी नीचे गिर गई, यानी उनकी डेथ हो चुकी थी, जिस बात से फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और हैरानी से यूजू को देखने लगे। और बस इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि जब यूजू सबके सामने और बताया कि वो उन्हीं की बेटी है, तब ये बात सुनकर टाई और टाई की मोम दोनों बुरी तरह शॉक रह गए थे। और फिर तभी टाई की मदर नीचे गिरकर बेहोश हो गई। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि सदमे से टाई की मदर की डेथ हो गई है और डैड बता रहे हैं कि जब से वो जो घर में रहने आई थी वो कुछ ना कुछ मांगती रहती थी। अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा के मैं टाई से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आई हूँ, इसलिए मुझे भी बड़ी वाली बाइक चाहिए।
फिर जब वो तो और थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपने और डिमांड्स बढ़ा दी। जब टाई को बिल्डिंग दी गई तो मुझे उससे भी बड़ी बिल्डिंग दी जानी चाहिए। जो सब बातें फादर प्रेजेंट में बताते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ पैसे से प्यार करती हो और शुरू से मैंने तुमको अच्छी लाइफ दी है, इसलिए अब तुम्हें कंपनी को सिर्फ टाई के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो जो साफ मना कर देती है तो फादर कहते हैं मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। तब वो भी अपने फादर को उनके नाम से बुलाती है और कहती है देखिए मिस्टर सुंग, अगर कोई भी मेरे और मेरे काम के बीच में आया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और फिर इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले गई। वेल अब नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बैठकर ड्रिंक कर रही है और इन्हीं बातों को सोच सोच कर सैड हो रही है कि भले ही मेरे पास फादर है पर मैं तब भी अकेली हूँ। कि तभी उसे येवान की कॉल आया और वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये क्वेश्चन सुनकर वीजू को थोड़ा अजीब सा फील हुआ कि यानी वो इमोशनल हो गई। चलो अब कोई तो है जो उसका ख्याल रखने के लिए और उसका हाल चाल पूछने के लिए, मगर फिर वो हाँ कहकर कॉल कट कर देती है। फिर वो अपने बचपन को याद करने लगेगी कि कैसे हमेशा जब भी वो अपने फादर के पास तारीफ के लिए जाती थी तो वो उसे इग्नोर कर देते थे और उन्होंने कभी भी यूजू को अपनी बेटी माना ही नहीं था। इसलिए यूजू ने खुद के लिए लड़ना सीखा। यूजी ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी डोर नॉक हुआ। यूजू को समझ नहीं आता कि भला इस टाइम कौन आया होगा, यहाँ कोई चोर तो नहीं। इसलिए वो डंडे लेकर जाने लगी। लेकिन जब उसने डोर ओपन करा तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक रह गए क्योंकि यहाँ पर येवान खड़ा था। यूजू येवान को देखकर थोड़ा शांत हुई और फिर हैरानी से पूछती है कि भला तुम यहाँ कैसे। वो बोला कि मुझे कॉल पर तुम्हारी वॉइस सैड लगी थी इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आ गया। वहीं दूसरी तरफ जब योन ने ऑफिस में देखा कि येवान यहाँ नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा क्योंकि वो कोई भी काम पूरा कर नहीं गया था। तो वही येवान यूजू के लिए उसकी फेवरेट शॉप से सैंडविच लेकर आता है। तब यूजू पूछती है कि पर तुम्हें यहाँ वहाँ कैसे गए। तो याद करने लगे जब येवान शॉप में गया था जो कि यूजू की फेवरेट है तो वहाँ काम करने वाली लेडीज शॉक रह गई थी क्योंकि येवान को सब अच्छे से जानते हैं कि और सभी उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं। मुझे ये सुनकर हंसने लगे और सैंडविच खाकर उसका मूड भी ठीक हो गया। येवान पूछता है कि तुम सैड क्यों थी। तब वो बताते हैं कि बस वो नेगेटिव कमेंट्स को रीड कर परेशान थी और उसके आज अपने फादर से भी लड़ाई हुई थी और साथ ही येवान की फैंस ने भी एक्स मारकर उसे परेशान किया था। फिर वो एक वाला पूरा इंसिडेंट बताने लगी। येवान ये सब सुनने के बाद परेशान होकर पूछता है कि तो फिर अब तो तुम ठीक हो ना। तो वो कहते हैं कि हाँ क्योंकि मुझे सब अच्छे से हैंडल करना आता है। वेल अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर रांग यूजू की फोटोज देख रहे थे और फिर उन्होंने किसी को कॉल की तो येवान यूजू को लेकर अपने घर आ गया और सभी सर्वेंट शौक में उन्हें दोनों को देखने लगे। फिर बात येवान काम के लिए चला जाता है और एक सर्वेंट किम आकर यूजू से बात करता है और कहता है कि मैं आपको घर दिखा दूंगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और कहती है तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो क्योंकि किम कहता है नहीं मैं आपको महारानी कहकर पुकारूंगा। तो ये सुनकर यूजू और भी ज़्यादा खुश होने लगी। फिर रात को उसे नींद नहीं आ रही थी तो येवान को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। वो बताता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो यूजू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कराने आ जाती हूँ। फिर उसके पास चले गए और मेड ने जब देखा कि यूजू रूम में नहीं है तो उसने कुछ गलत सोच लिया। तो वही यूजू बस बैठकर कुछ सोच रही होती यानी कोई काम नहीं कर रही थी। येवान पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोली। मतलब कि तुम एक प्रिंस हो, तुम मुझे मना करने के और भी कई सारे रीजंस दे सकते थे लेकिन तुम माने क्यों। तब येवान कहता है कि इसके पीछे 3 रीजंस है। पहला तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और दूसरा कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। जो सुनकर यूजू खुश हो गई और कहने लगी कि हाँ सुंदर तो मैं हूँ। तब येवान कहता है कि और तीसरा ये कि तुम मेरी तरह हो जो डिजर्व तो करती हो लेकिन तुम्हें वो मिलता नहीं है और मुझे लगता है कि तुम मुझे अच्छे से समझ पाओगी। जो सुनकर यूजू थोड़ा शांत हो गई यानी उसे येवान की ये बात काफ़ी पसंद आई। एकदम अपनापन फील हुआ कि येवान कैसे दिल से यूजू पर भरोसा करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस चांग कहीं जाने के लिए रेडी हो रही है लेकिन बीच में ही वो अपना प्लान कैंसिल कर देती है और अपनी दासी से कहती है कि मैं उस इवेंट में बाद में जाऊंगी, अभी मुझे कुछ और काम करना है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें येवान का घर दिखा गया जहाँ रॉयल सिक्योरिटी के कुछ लोग आ रहे थे। फिर वो लोग वूजू के पास आकर वूजू को उनके बर्थडे की कुछ फोटोज दिखाकर कहते हैं कि इस एरिया में जाना मना था तो आप यहाँ क्या कर रही थी।
वो जो कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं कि मैं खो गई थी इसलिए वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि हमें शक है कि मेजेस्टिक बर्थडे वाले दिन आपने ही आग लगवाई होगी। जो सुनकर वुजो हंसने लगे कि भला ये कैसी बकवास है। फिर सिक्योरिटी वाले चले गए तो वुजो को लगा कि मैटर सॉल्व हो चुका है। एंड इवान, जिसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, वो भी रॉयल इवेंट के लिए चला गया। लेकिन सिक्योरिटी के लोग वुजो को ऑफिस में जाकर चेक इन करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्होंने पूरा सामान इधर उधर कर दिया था और विजू की चीज़ों को भी लेकर जा रहे थे। जो सब देखकर जिनसी घबरा गया और उन्होंने तुरंत विजू को कॉल किए तो वो भी घबरा गई। विजू ने कहा कि मैं इवान से बात करती हूँ, लेकिन जब उसने इवान को कॉल की तो इवान का मोबाइल बंद आ रहा होता है। तब विजू किम से हेल्प मांगते तो वो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तो जिनसे भी ऑफिस से आ जाते हैं तब किम बताता है कि प्रिंस जिस जगह पर है वहाँ बिना स्पेशल कार्ड के एंट्री नहीं हो सकती है। मुझे कहते हैं ठीक है मैं कुछ कराते। फिर वो चुपके से गई और उसने कार्ड का इंतजाम करवा दिया। फिर वो लोग उस रॉयल प्लेस पर पहुंच गए और वो कार्ड किम को देकर कहती है कि तुम जाकर इवान तक मैसेज पहुंचा दो। जब उन्होंने गेट पर कार्ड दिखाया तो वो अंदर तो चले गए, लेकिन अब इवान तक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए इस बात की अलग प्रॉब्लम थी। जिनसी ने एक रॉयल गार्ड का गेटअप ले लिया था और चुपके से फिर उनके पास जाकर पूरी बात बताती है। फिर तब जाकर इवान का सारी बात पता चली और वो जल्दी से यहाँ से निकल गया। किम और जेंसी ये दोनों भी साथ में थे और ये सब मिलकर विजू को लेने गए। फिर जब विजू को लेकर बाहर आ ही रहे थे कि लेकिन तभी मिस रांग वहाँ रोज सिक्योरिटी के साथ आकर सभी से रुकने का बोलती है। इवान ने पूछा कि विजू को ये केस किसने करा तो मिस रांग कहते हैं कि मैंने ही उस पर यह केस करा है कि वो पहले रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आई थी और पूरे दिन भी जो उसने हरकतें करी थी उससे साफ पता लगता है कि विजू ने ही आग लगवाई होगी। जहाँ सुनी इमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगी कि बिना सबूत के आप किसी पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, तो वो भी उस लड़की पर जो कि मेरी वाइफ बनने वाली है। कि तब विजू ने गिर जाती है तो इवान उसे चुपके से बेहोश होने की नाटक करने के लिए कहता है। विजू ने भी ऐसा करा और इवान सबके सामने उसे उठाकर अपने प्राइवेट रूम में ले आया जहाँ कोई भी नहीं आता ताकि फिलहाल बात को टाला जा सके और ये दोनों बैठकर डिस्कस कर सके तो अब आगे क्या करना है। मुझे उठने के बाद इवान की तारीफ करने लगती है, तुम कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हो। तब वो कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन अब पूरी रॉयल फैमिली में हमारी बात चल रही होगी। और फिर दिखाया गया कि ऐसा ही हो रहा था, यानी सब जगह इन्हीं दोनों की बातें हो रही होती है कि इवान और विजू एक दूसरे को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी तो प्रिंस इवान ने मिस विजू के लिए स्टैंड लिया, वो भी क्वीन के सामने। सच में इन दोनों की जोड़ी कमाल की है। अब नेक्स्ट टाइम में हम दिखते हैं कि विजू वापस युआन के घर चले गई तो उन्होंने किम की तारीफ की, तुम बहुत बहादुर हो और तुमने मेरी बहुत हेल्प करी। तब वो अपनी तारीफ सुनकर थैंक्स कहता है। फिर जब विजू ने अच्छे से फ्रेश होकर इवान को कॉल करी तो इवान कहता है कि कल से तुम्हारे आसपास रॉयल गार्ड्स होंगे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। तो कहती है कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, अभी से तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, फिर मुझे भी तो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। फिर वो कार्ड लेकर इवान के ऑफिस पहुंच गई और इवान को भी दीवार के पास बुलाती है। फिर दोनों दीवार के अपोजिट साइड खड़े होकर बात करने लगे और एक दूसरे को काफ़ी प्यार से देख रहे थे। विजय इवान को कॉफ़ी देकर कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तुम इसे पी लेना। और फिर इवान के लिए नींद के लिए कुछ टैबलेट्स भी देती है ताकि वो आराम से सो सके। इवान कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। तब वो जो गुस्सा करने लगती है कि ये पहले ये तुम डॉक्टर से नहीं मिले, अब कम से कम ड्रामे तो मत करो, यानी चुपचाप इन मेडिसिन को खा लेना। इवान टैबलेट्स ले लेता है और विजू को थैंक्स कहता है। फिर काफ़ी ज़्यादा प्यार से विजू को नॉनस्टॉप घूरने लगा। मुझे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तो वो कहता है कि बस ऐसे ही। एक्चुअली इवान को बहुत अच्छा लगा कि विजू उसके कितनी फिक्र करती है और कितना ध्यान रख रही है, इसलिए वो बिना ज़्यादा कुछ सोचे डायरेक्ट विजू को किस कर देता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स पर और कंट्रोल नहीं कर सकता था, जिस बात से विजू काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई। पर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अभी तक हमने देखा था कि युवान ने उसे डायरेक्ट किस कर ली थी और युजू बुरी तरह शॉक रह गई थी, लेकिन फिर युवान युजू को धीरे से बताता है कि मैंने एक कैमरामैन देखा था इसलिए मैंने ऐसा करा। तो युजू मुंह बनाने लगे कि उसे थोड़ा टाइम के लिए लगा था कि जैसे युवान उसे सच में पसंद करने लगा हो, पर ये सब तो कैमरे के लिए था। वह युजू कहती है कि हमें वापस से ट्राई करना चाहिए ताकि एंगल अच्छा आए। वो आंखें बंद करके खड़ी हो गई। तब ये देखकर युवान हंसने लगा। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखा जाता है कि इवान जब मीटिंग के लिए महल गया,
तब पीछे सभी मेट्स रात वाली किस की ही बात कर रही थे, क्योंकि ये फोटो सब जगह वायरल हो चुकी होती है। युवान जब पीछे मुड़कर उन सभी को देखता है तो वो सब डरकर चुप हो गए। हमें दिखाया जाता है कि इवान जब मीटिंग के लिए अंदर गया तो मिस्टर वान न्यूज़ देखकर कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। तभी इवान कहता है कि ये बहुत सीरियस बात है, हम इसे ऐसे अफेयर बोलकर जाने नहीं दे सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरी और उजू की शादी की बात आगे बढ़वाओ। लेकिन मिस्टर वॉन इस बात से मना कर देते और कहते हैं कि उजू का स्टेटस हमारे सामने कुछ नहीं है, वो एक कॉमनर है, ऊपर से बिजनेसमैन की नाजायज़ बेटी भी है। तब जोंगू कहता है कि लेकिन प्रिंस की बात सही, ये न्यूज़ आखिर पब्लिक में गई, ये सब सिर्फ एक अफेयर था तो रॉयल फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब ओनली मैरिड कपल ही करते हैं। फिर बहुत देर तक डिस्कशन करने के बाद एंड में डिसाइड हुआ कि युवान और युजू के रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन शादी एंगेजमेंट की कोई बात अभी नहीं होगी। मिस्टर वॉन कहते हैं कि लेकिन उस लड़की को आपके पहले से जाना होगा। तो युवान ने कहा कि युजू की जान खतरे में है, उस पर अटैक होने की बहुत कोशिश हुई, इसलिए अगर उसे कुछ भी हुआ तो क्या आप जिम्मेदार हो लेंगे। वैसे भी मेरा बहुत लोगों के लिए खुला, वहाँ के सर्वेंट से लेकर कैर तक सभी आराम से रहते हैं। जोंगो कहते हैं तो एक काम करिए, आप महल में जाकर रहिए, वरना सबको लगेगा कि एक लड़की के चक्कर से पूरा पैलेस डिवाइड हो रहा है। जो बात युवान को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जोंगो ये बात इसलिए कह रहा था ताकि यूजी और युवान एक दूसरे से थोड़ा दूर रहे, मगर फिलहाल इस बात के लिए मान जाता है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये न्यूज़ मिस्टर आंग तक पहुंचे तो मिस्टर वॉन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते, आपने ये कैसी सिचुएशन को हैंडल कराई, यानी मैं उस लड़की को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अगर उसका नाम रॉयल फैमिली के साथ जुड़ गया तो उसका स्टेटस और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तब मिस्टर वॉन उन्हें समझाते हैं कि आप अभी के लिए इस ऑर्डर को अप्रूव कर दो, वैसे भी मेरे पास एक प्लान है, यानी प्रिंस इवान के लिए बहुत अच्छे रिश्ते हमें मिल जाएंगे। रही बात वुजू के, तो मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ जो वुजू को अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। जो सुनकर मिस्टर रांग थोड़ा सा शांत हुआ और उन्होंने ऑर्डर अप्रूव कर दिया। अब ये खबर न्यूज़ चैनल्स के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाती है और वुजू भी इवान के घर पर बाकी मेट्स के साथ बैठकर टीवी पर ये सब देख रही थी। फिर वो इंटरव्यू में एक आदमी को देखती है जिसका नाम व्योंग था। एक मेट वुजू को बताते कि यह आदमी पहले रॉयल फैमिली का स्पोक पर्सन हुआ करता था, लेकिन बीच में इसे हटा दिया गया था क्योंकि इसने अफवाह फैला दी थी कि पुराने किंग की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। मुझे ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई और फिर ध्यान से इस बारे में सोचने लगी, मगर फिर बाद में वापस से न्यूज़ देखने लग जाती है जहाँ उसके और इवान की किस वाली फ़ोटो को दिखाया जाए जो विजू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तभी इवान वहाँ पर आ गया तो सभी मेट्स यहाँ से चले गए और किम भी। इवान विजू से कहता है मुझे तुमसे बात करने है। फिर ये दोनों प्राइवेट कैबिन में आ गए जब विजू न्यूज़पेपर उनकी किस वाली फ़ोटो देखकर कंप्लेन करते हैं कि एंगल और भी बेटर हो सकता था क्योंकि रोमांटिक और इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है। तो ये सुनकर इवान का ध्यान विजू के लिप्स पर चला गया और वो कल की किस को याद करने लगा। विजू अचानक उसके नेक पर हाथ रखकर कहती है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इवान काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया, लेकिन फिर वो बताता है कि रॉयल वेडिंग का प्रॉपर प्रोसेस होता है। और वुजू कहती है हमारे पास ना टाइम नहीं, ऊपर से जब हम एक ऐसा काम करने जा रहे हो जो सभी के लिए अनएक्सेप्टेड हो तो वो काम हमें जल्दी से जल्द कर लेना चाहिए। फिर वो वापस युवान के पास आकर पूछने लगे क्या तुम्हारे पास आज थोड़ा फ्री टाइम होगा, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। युवान ने हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन वो विजू को अपने पास से देखकर कंफ्यूज हो रहा था, यानी और भी ज़्यादा नर्वस हो गया था। विजू अब रेडी होने के लिए जाते तो वहीं युवान से कहकर अपने सारा शेड्यूल फ्री करवा लेता है। वन कहता है कि कल हमें काफ़ी सारा काम करना पड़े। तब वो बोला कि आज जो मेरी होने वाली वाइफ हुई जो प्रिंसेस टियाना बनना चाहती है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, यानी मुझे तो उसके ऑर्डर मानने ही होंगे ना। फिर हंसने लगा, यून भी हंसने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में किम हुईजू को लेकर बाहर आया और हुईजू बिल्कुल डिफरेंट दिख रही थी जिसे सब देखते ही रह गए। किम कहता है कि मिस हुईजू एकदम प्रिंसेस की तरह लग रही है ना। युवान बोला कि हाँ, लेकिन तुम प्रिंसेस टियाना नहीं लग रही। जिस उनको हुईजू चिढ़ गए और फिर वापस चेंज करने चले गए। फिर थोड़ी देर वो जीन्स टॉप में बाहर आए। किम को ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो हुईजू के पास जाकर इवान से कहता है कि हम थोड़ी देर में इन्हें चेंज करा कर लाते हैं, लेकिन इवान मना कर देता है, कहता है कि ये एकदम परफेक्ट लग रही है। सुनकर हुईजू स्माइल करती है। इवान अब हुईजू से उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता और फिर ये दोनों कार से चले गए। कार में बैठकर हुईजू अपना मेकअप फिक्स कर रही थी। फिर उसने इवान को मिरर पकड़ने के लिए दे दिया। तब योंग कहता है कि वैसे ये स्टाइल थोड़ा अजीब लग रहा है।
वुजू को लगा कि ये योन ईवान की बात कर रहा है, इसलिए वो बोले कि है ना, यानी ईवान काफ़ी ओल्ड फैशनेबल है। फिर उसकी पॉकेट से हैंकी हटा देती है। तब योन कहता है कि वैसे मिस यूजू मैं आपकी बातें कर रहा था। मुझे मुंह बनाकर वापस मिरर में देखने लगे, लेकिन फिर आंख में कुछ लगने का नाटक करने लग जाती है, जिससे दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए। लेकिन फिर मुझे कहती है कि अरे मैं इतनी सुंदर हूँ कि अपनी ब्यूटी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तब युवान साइड में फेस करके स्माइल करने लगा। ये कितनी ड्रामेबाज है। वेल, थोड़ी देर बाद ये सब स्टेडियम पहुंचे जहां बेसबॉल मैच होने वाला, और यहीं पर विजू आना चाहती थी। योन ईवान को सिक्योरिटी बुलाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। मुझे अपनी फेवरेट टीम की मैचिंग टी शर्ट लाकर देती है, पर योन कहता है कि प्रिंस ऐसी चीज़ें नहीं पहन सकते क्योंकि उनकी पब्लिक इमेज इफेक्ट होगी। विजू को ये बात काफ़ी अजीब लगी, लेकिन फिर वो टी शर्ट योन को दे देती है। तब ईवान उसे भी पहनने से रोक देता है। जब मैं नहीं पहन रहा हूँ कि तुम भी मत पहनोगे। तभी जो बच्चों की तरह इन दोनों से जल्दी जल्दी अंदर चलने की जिद करने लग जाते, जो सब देखकर ईवान काफ़ी ज़्यादा खुश है। वेल, अब तीनों अंदर आ गए जहाँ इन्हें विजू का भाई टाई और टाई की वाइफ हानदा ये दोनों मिल गए। विजू उन्हें देखकर मुंह बना लेते, लेकिन ईवान उन्हें प्यार से हेलो कहता है। फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद ये सब अलग अलग हो गए। विजू ने देखा कि मैच की स्टार्टिंग करने और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त जोंगू आ रहा है। साथ ही लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि जोंगू को शुरू से बास्केटबॉल में कितना इंटरेस्ट रहा है। इसलिए देखकर विजू काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी और जोंगू के लिए शोर करने लग जाती है कि तुम सबसे बेस्ट हो। लेकिन ईवान को ये सब अच्छा नहीं लगता है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हुआ कि विजू जोंगू को देखकर खुश क्यों हो रही है, जबकि मैं इतना हैंडसम लड़का उसके साथ में बैठा है। वेल, थोड़ी देर बाद जोंगू भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। तब विजू ये बात से साइड होने के लिए कहती है, तो वो मुंह बनाते हुए साइड हुआ। फिर जब तीनों साथ में बैठे थे तो विजू ईवान से स्नैक खाने के लिए कहते, लेकिन वो मना कर देता है। जोंगू बताता है कि प्रिंस ऐसे फ्राइड चीज़ें नहीं खा सकते, सिर्फ रॉयल रेस्टोरेंट में ही खाते हैं। तब ये बात विजू को फिर से अजीब लगती है कि भला ये कैसी ज़िंदगी है। वेल, तभी अचानक कैमरा इन दोनों पर आ जाती है और क्राउड शोर करने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को किस करे। लेकिन विजू मोबाइल पर लिखकर सबको दिखाते हैं कि प्रिंस को किस अलाउ नहीं है। ये देखकर ईवान हंसने लगा, यानी एक बार तो उसने यूजू के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करा। वेल, अब मैच के बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स इन्हें कवर कर लेते हैं जो कि ये आ चुके हैं। विजय कहते हैं कि ऐसे तो मैं कैमरा में नहीं आ पाऊंगी, जबकि मुझे अच्छे अच्छे पोज देने थे। जोंगू समझाता है कि ये सेफ्टी के लिए। फिर जोंगू डिनर के लिए इनवाइट करता है। मुझे मान गई और ईवान को घर जाने को कह देती कि मैं बाद में आऊँगी, लेकिन ईवान कहता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वो विजू के लिए कार का डोर ओपन करता है, जो सब विजू को काफ़ी अच्छा लगा। फिर वो जो कैमरा में स्पॉट होने के लिए कूद कूद कर सबको बाय कर रही होती है और ह्योन विजू की सेफ्टी के लिए खुद भी कूदने लगता है ताकि विजू को कवर कर सके। जो सब देखकर जोंगू काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और ईवान भी खुश हो रहा था। फिर बाद में ये सब यहाँ से चले गए। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में भी ईवान ने कुछ नहीं खाया, इसलिए जो कहती है कि ये तो रेस्टोरेंट है, यहाँ तो तुम खा ही सकते हो। बट जोंगू बताता है कि रॉयल फैमिली को ऐसे जंक फूड खाना अलाउ नहीं है, उनको बस सूप दिया जाता और हेल्दी खाना होता है ताकि कोई बीमारी ना हो। वो जो और भी ज़्यादा बुरा मुँह बनाकर कहते हैं कि कितनी बुरी बात है, यानी मुझे तो ये रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। फिर उसने ईवान से पूछा तुम्हें और क्या क्या करने की परमिशन नहीं है। तो वो याद करने लगा कि बचपन में जब एक बार उसने खेल खेल में अपने भाई का गाउन पहन लिया था तो उसके फादर ने उसे थप्पड़ मारा था कि तुम क्राउन प्रिंस की गाउन को नहीं पहन सकते हो और कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ सकते हो। जैसे कि ईवान रेड कलर नहीं पहन सकता क्योंकि वो कलर सिर्फ क्राउन प्रिंस का होता है और उसे हमेशा क्राउन प्रिंस से पीछे ही रहना। वो ये ईवान सैड हो गया, लेकिन फिर उसने यूजू को सुशी सर्व करी और बोला कि तुम इसे खा लो, शायद हमारी शादी के बाद तुम्हें भी ये सब अलाउ ना हो। ये सुनकर पहले तो यूजू हैरान होती है, यानी उदास होने लग जाती है, क्या मेरे साथ भी ऐसा सब होगा। लेकिन फिर वो प्रेजेंट मोमेंट को जीते हुए खुशी से सुशी खा लेती है, जिसे खुश होकर ईवान भी खुश है एंड जोंगू भी। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर पहुंचकर हेड कॉर्ड लेडी मिस चोई यूवान पर गुस्सा करती है कि आप सुशी रेस्टोरेंट क्यों गए थे। तब वो कहता है कि वो जो जाना चाहती थी इसीलिए, पर मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया। तो मिस चोई कहती है कि लेकिन अब आपको मिस विजू को समझाना होगा कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। तब यूवान कहता है कि वो जो अपनी मेरी वाइफ नहीं बनी है जो उसका ऐसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए वो जैसे जीना चाहती है वैसे जीने दो।
तब कोर्ट लेडी कहती है कि लेकिन अब उन्हें रॉयल फैमिली के तरीके भी तो आने चाहिए। कोई नहीं, आप फिक्र मत करो, ये काम मैं कर दूंगी। यानी मैं मिस चोई को सब कुछ सिखा दूंगी। युआन के इशारा करता वो मिस चोई को रोके, लेकिन वो भी उन्हें रोक नहीं सका क्योंकि दोनों मिस चोई की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए उनके सामने ज्यादा नहीं बोल सकते। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी सभी मेट्स उसे पैम्पर करने आ गई। मुझे कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मुझे इतना प्यार मत करना, मुझे अजीब लगता है। फिर वो बाहर आती है तो वहाँ उसे कोर्ट लेडी खड़ी दिखती जगाती। वो जो को घूर रही थी एंड वो जो भी उन्हें घूरने लगी। सीन कुछ ऐसा था जैसे दो दुश्मन आमने सामने हो।